वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ रैंक और रिपोर्ट्स नवंबर 2023 की लेटेस्ट वाली कुछ रैंक्स हैं जो अभी हाल ही में जारी की गई हैं और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट और जो इंडेक्स दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है 2023 की और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रकाशित कौन करता है, निकालता कौन है, इसको पब्लिश्ड किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिपोर्ट को बनाता है, रिपोर्ट को निकालता है। इसमें सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है? भारत की विकास दर अनुमानित है इसमें वर्ष 2023 में कौन कितनी हो जाएगी? 6.3% और 2024 के लिए 6.3%। तो ये भारत के बारे में बताया गया है कि भारत की विकास दर। अब शीर्ष और नीचा स्थान ये पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिनमें शीर्ष और नीचा स्थान है, लेकिन इस रिपोर्ट के रेफरेंस में ये पढ़ना जरूरी है कि भारत यहाँ पर कहाँ पे है, भारत इस रिपोर्ट में कहाँ पर है। तो भारत की जो विकास दर है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6.3 है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है 2023 इसके अकॉर्डिंग भारत की विकास दर अनुमानित रखी गई है, कितने प्रतिशत रखी गई है? तो 6.3%। और वर्ष भी पूछा जाएगा, वर्ष 2023 के लिए 24 के लिए दोनों के लिए सेम है, इसलिए याद करना आसान है। जारी की गई थी 10 अक्टूबर 2023 को। अगली रिपोर्ट है फोर्ब्स इंडिया ने 100 रिच लिस्ट जारी की है 2023 की। तो फोर्ब्स इंडिया की 100 रिचेस्ट जो पर्सन है उनकी बारे में बताया गया, उनकी जो एक लिस्ट है वो जारी हुई है। अब यहाँ फोर्ब्स के द्वारा ही इसको जारी किया जाता है, ठीक है। अब इस सूची में 3 भारतीय हैं जो कि शीर्ष 100 में आते हैं, टॉप 100 में आते हैं 3 भारतीय। कौन कौन है? मुकेश अंबानी 92 नंबर पर, $92 बिलियन है इनके पास संपत्ति। गौतम अडानी के पास $68 बिलियन है। शिव नाडर के पास $29.3 बिलियन है। इस सूची में शामिल शीर्ष 2 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? सावित्री जिंदल ग्रुप की हैं ये, और रेखा झुनझुनवाला, ये 2 महिलाएं हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं। तो इन 5 के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये भारतीय हैं जो कि इसमें आते हैं। इसके बाद है एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023। ये हुरुन इंडिया ने ही निकाली थी। ये परोपकारी पूंजीपतियों के मामले में शीर्ष 3 भारतीयों की सूची है। अब इसमें सबसे ऊपर कौन है जो सबसे ज़्यादा परोपकार करते हैं, सबसे ज़्यादा दान करते हैं? शिव नाडार है, और ये 2000 करोड़ रुपए की जो पूंजीपति इन्होंने जो अपनी पूंजी है वो दान की हुई हो गया। अजीम प्रेम जी और 1774 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी 376 करोड़ रुपए। तो वर्ष 2023 में सूची में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्होंने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का दान दिया है। तो ये वो भारतीय हैं जो सबसे ज़्यादा दान करते हैं और अमीरों की श्रेणी में भी आते हैं। तो शिव नाडार, अजीम प्रेमजी और मुकेश अंबानी, तीनों के नाम याद रखने हैं। अगला दिया गया है 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर शहर, इसकी रिपोर्ट आई है और ये प्रश्न अभी हाल ही में किसी स्टेट पीसीएस ने पूछा भी था। हेनले एंड पार्टनर्स ने ये रिपोर्ट निकाली है। दुनिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर शहर कौन हो जाएंगे? सबसे ज़्यादा अमीर शहर है न्यूयॉर्क शहर, उसके बाद टोक्यो और फिर द वे एरिया, खाड़ी क्षेत्र, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की 100 टाइम 100 क्लाइमेट सूची आई है, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग हैं इसमें आपको देखना है। और ये टाइम मैगजीन निकालती है। इसको निकाला किसने है? टाइम मैगजीन ने निकाला है। सूची में शामिल भारतीयों के नाम देखेंगे हम। अजय बंगा है 14वें विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है, ये 14वें नंबर पर। भावेश अग्रवाल का नाम इसमें आता है। राजीव जे शाह का नाम आता है। गीता अय्यर आती है। जिगह शाह का नाम आता है। मनोज सिन्हा, सीमा बाधवा और अमित कुमार सिन्हा, ये वो लोग हैं, वो भारतीय हैं जो इस सूची में टॉप 100 में आते हैं। टाइम मैगजीन ने नवंबर 2023 में अपने कवर पेज पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दर्शाया है, जो इस समय तक विश्व के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाली महिला बन गई हैं। तो ये नाम भी याद रखना है, ये फैक्ट एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। शेख हसीना पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला बन चुकी है, ठीक है। अगला देखिए, अगली दी गई है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। ये जारी हुई है, किसने जारी की? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण जो मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक था, इस पर आधारित थी और पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि भी इसमें दर्ज की गई है। मतलब 2022-23 के दौरान जो देश में दुग्ध उत्पादन है कितना हुआ, 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है और यहाँ पर 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। अब ये फैक्ट थोड़ा सा याद कर लें कि पिछले 5 वर्षों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 22.81%। इस वर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है, 230.58%। 2022-23 के दौरान देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसकी दुग्ध उत्पादन हिस्सेदारी थी 15.72%। इसके बाद राजस्थान का नाम आता है, तो सबसे पहले यूपी हो जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा और राजस्थान का जो है इसका 14.44% था और तीसरे स्थान पर फिर मध्य प्रदेश आ जाता है। तो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आस पड़ोस के ही देश हैं। मध्य प्रदेश का योगदान 8.73% का था। इसके अलावा कुछ अंडा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान हो जाएगा किसका, आंध्र प्रदेश का है और देश में अंडा उत्पादन की कुल हिस्सेदारी है 20.13%। मतलब देश भर का 20.13% का अंडा तो आंध्र प्रदेश ही उत्पादित कर लेता है। आंध्र प्रदेश आ से अंडा ऐसे याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की। ये कुछ फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इनको जरूर याद कर लें। इसके बाद अगली रिपोर्ट है अल नीनो के अप्रैल 2024 तक वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित करने की उम्मीद रिपोर्ट। तो अल नीनो, ला नीनो ये कुछ हवाएं होती हैं, ये मौसम को प्रभावित करती है, तो इनके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। किसने निकाली है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने निकाली है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। इस रिपोर्ट में क्या है ये देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में चल रही अल नीनो घटना अप्रैल 2024 तक जारी रह सकती है और नवंबर जनवरी के बीच चरम पर हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अल नीनो का 2024 के दक्षिण पश्चिम मानसून पर असर पड़ने की संभावना नहीं है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में औसत से कम वर्षा हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा आती है बहुत कमी हुई थी। ये इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। कौन निकालता है इतना बस याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाली रिपोर्ट देखी। इसके बाद अगली रिपोर्ट है 14वीं एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको निकाला जाता है। चौथी इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट भी आई है। कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको निकाला गया है। इसके बाद अगली रिपोर्ट है बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के लिए 2022-23 का द्वितीय अग्रिम अनुमान आया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको निकाला है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन कितना हुआ, 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2021-22 में की तुलना में 4.74 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 1.37%। फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 2022-23 में 108.34 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो पिछले वर्ष में 107 था, अब 108 होगा, तो कुल मिलाकर आप देख ही सकते हैं बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों का उत्पादन ऐसे ही अब 212 है होने का अनुमान है और पिछले वर्ष कितना था, 209 था, तो यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। और ऐसे ही वृक्षारोपण फसल उत्पादन पिछले वर्ष कितना था, 15.74 मिलियन टन था, जो कि अब बढ़कर 2022-23 में 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है और इसमें भी वृद्धि हुई है 1.78% की। आलू का उत्पादन इतना लगभग 60.54 मिलियन था, जबकि पिछले वर्ष कितना था, 56.18 मिलियन, तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन सारे क्षेत्रों में क्या है, बढ़ोतरी ही हुई है। अब ये एक हिसाब से कुल बागवानी दे दी है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में, मिलियन हेक्टेयर में है। लास्ट ईयर कितनी थी कुल बागवानी, अब यहाँ पर अलग अलग फसलों की बात की अभी हमने और ये कुल बागवानी है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, तो वही चीज़ आपको टेबल के फॉर्म में बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ रिपोर्ट्स और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, रैंकिंग है, उनको देख लिया है। कुछ और हमारी बाकी है जिनको हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के रूप में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आरओ के लिए अभी हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही और ऑफलाइन भी स्टडी फॉर सिविल
सर्विसेज लॉन्च करा है। 6 जनवरी से 28 जनवरी तक 8 टेस्ट जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे अलग अलग जगह पर। 11 सेंटर डिसाइड किए गए हैं पूरी यूपी में। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ का हमारा स्टडी मटेरियल का बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। बीईओ 2024 के लिए हमारा न्यू बैच लॉन्च हो चुका है 16 दिसंबर को। तो आप अगर बीईओ बनना चाहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी का हमारा एक पूरा बैच अभी लॉन्च हुआ है जहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं 2024 के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इनको ज्वाइन करने के लिए आपको इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।